ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम चर्चा शुरू करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस पे, जो कि व्यवहारिक वित्त है। ऑलरेडी इसका हम बिहेवियरल फाइनेंस 2.0 हिंदी वर्जन रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये 3.0 है। इसमें आज हम बहुत डिटेल्ड चर्चा करेंगे कि कैसे बहुत सारे बेसिक बायसेस को समझा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, राइट। सो चलिए, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं हर बार एक रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सभी के पास पेन और पेपर ज़रूर हो ड्यूरिंग द सेशन, ताकि आप लोग बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, राइट। आज जो पूरे सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें हम 6 विशेष चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको हम अति जो आत्मविश्वास है वो कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिस्पोजिशन बायस पे, जो स्वाभाविक आपके शॉर्टकट्स होते हैं, मानसिक शॉर्टकट्स, उस पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर ओरिएंटेशन की। फ्यूचर ओरिएंटेशन की मैं जब भी बात करता हूँ, सिंपल मतलब होता है भविष्य को लेकर के आप कितने सजग हैं, क्या क्या चीजें आपने सोच रखी हैं, किस तरह से आप अपने डिसीजंस को लेते हैं, अपने निर्णयों को आप ध्यान से लेते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मास्टरी पर, कि फाइनेंशियल मास्टरी क्या होती है, कैसे होती है, और इसका कुछ फायदे, कुछ नुकसान, नुकसान भी डेफिनेटली होते हैं, वी विल डिस्कस, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें अब मास्टरी कर चुके हैं, बट शायद वो ना हो, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। सिचुएशनल बिलीफ क्या होते हैं, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से आपका जो स्वभाव बनता है, आपका जो एक विश्वास बनता है, वो क्या होता है, और उसके क्या फायदे क्या नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बिलीफ परसिवियरेंस, यानी हम अपने स्वयं के बिलीफ्स पे, विश्वासों पर इतने अड़े हुए हैं कि बेशक हमारे सामने कोई 10 सबूत उस पे नेगेटिव या नकारात्मक ला के रखता है, फिर भी हम अपने विश्वासों पर अड़े रहते हैं। विद एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। आई विल मेक श्योर कि बिल्कुल बेस लेवल पे जाके हमें ये बात समझ में आ जाए कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, राइट। फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाए तो आप लोग सिंपली कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला जो बायस है वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। क्या होता है, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, स्टेप वन बेसिकली इसको कुछ ऐसे समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो पता है, मेरे पास जो जानकारी है, या मेरे पास जो एबिलिटीज हैं किसी चीज की, वो ज्यादा है। मेरे मन में बस ये फील आता है कि सर मुझे ज्यादा पता है या मुझे बेहतर पता है। ये जब ज्यादा हो जाए या ये जब ओवरटेक कर दें, किस बात को, आपके एक्यूरेसी के ऑब्जेक्टिव को, कि सर मैं किसी चीज के लिए सही हो सकता हूं या नहीं, इस एक्यूरेसी पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे जो महसूस हो रहा है वो ज्यादा बेहतर है। जब ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है कि मुझे ज्यादा पता है, सिचुएशन कुछ भी हो, या मुझे बेहतर पता है, मेरे जजमेंट्स ज्यादा अच्छे होंगे, वहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस बायस जो है वो देखने को मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लॉकडाउन के वक्त मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद मार्केट बिल्कुल बहुत तेजी से नीचे गिरा। और उस दौरान क्योंकि लोगों के पास समय था, लोग घर पर बैठे थे, लोगों ने मार्केट्स को देखना स्टार्ट किया। फिर जब पहली बार लॉकडाउन खुला, 8 जून को जो पहली बार लॉकडाउन खुला, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया। तो उस वक्त जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किए, लोगों को लगा कि यार हमें तो सब पता है मार्केट के बारे में, हम तो सब जानते हैं, जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं वो डिसीजन ठीक हो रहा है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा? जवाब है ना। लेकिन ये जो फीलिंग है मेरे अंदर वो डेवलप हो गई, दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अति का आत्मविश्वास होना, ये एक समस्या का सबब बन सकता है। अब इसमें दो चीजें होंगी, ज्यादा यानी कि हाई ओवर कॉन्फिडेंस, लो ओवर कॉन्फिडेंस। हाई ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आपको लगेगा कि मेरे पास जो जानकारी है वो बहुत है। मतलब हम ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी नॉलेज को, लेकिन मेरी जानकारी बहुत है, मुझे सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, मार्केट आउटलुक को भी जानता हूँ, मुझे फॉरेन मार्केट्स के बारे में भी पता है कि जितनी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही है, राजनीतिक जो सिचुएशंस हो रही हैं विश्व में, मुझे उसके बारे में भी पता है। टेररिज्म की जो सिचुएशन, मुझे उसके बारे में पता है। ऑयल्स के बारे में भी मुझे पता है क्या सिचुएशन होगी। तो ये अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करना, कि जो मेरे पास जानकारी है वो बहुत है, राइट। रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देना, कि जो रिस्क है नहीं नहीं वो कम है, आई मैनेज, क्योंकि मुझे तो पता है।
मैं तो सारी जानकारी रखता हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और मुझे लगेगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बच्चा जो कि एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है, 50-60% की जो पढ़ाई, मतलब जिसके पास 50-60% एवरेज मार्क्स आते हैं, वो खुश है, उसको सब आता है। उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है। वो पेज खोलेगा कॉपी के और वो कहेगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये भी आता है, फिर पलटेगा ये वाला क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी आता है। इस चक्कर में वो नहीं पढ़ेगा, रिवीजन नहीं करेगा। एक व्यक्ति, एक दूसरा स्टूडेंट जिसको एवरेज 85-90% आते हैं, वो परेशान है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। तो यहाँ पर जिसको लग रहा है कि सिचुएशन उसकी बहुत कंट्रोल में है, और ऐसा महसूस कराना कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, उसकी वजह से उसने पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा? क्या सिचुएशन इसके कंट्रोल में रहेगी? द आंसर इज नो, राइट। वहीं पर दूसरी जगह पे उसको लगता है कि सिचुएशन शायद उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो कॉन्स्टेंटली रिविजन कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रिविजन कर रहा है, व्हाट विल हैपन? यहाँ पर वो शायद 85 से 90 के बीच में आता था, इस बार वो शायद 92% ले आए, 93% ले आए। सो ये हाई ओवर कॉन्फिडेंस का एक एग्जाम्पल है जो आपको इस भ्रम में रखता है कि चीजें आपके कंट्रोल में, इस इल्यूजन में रखता है कि चीजें आपके कंट्रोल में हैं। लो ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है? लो ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली एक अच्छी चीज करता है, ये हमें केयरफुल बनाता है। जैसे हमारे केस में वो जो दूसरा बच्चा है, राइट, वो थोड़ा सा केयरफुल है कि नहीं यार ये तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, एक बार कहीं गलती ना हो जाए इसमें, इस क्वेश्चन को एक बार और करके देखते हैं, शायद थोड़ा मैं जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, इसमें थोड़ी सी स्पीड और अच्छी हो जाए, राइट। हमारे जो डिसीजंस हैं उस पे क्वेश्चंस करना। लो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपके डिसीजंस पे क्वेश्चन करेगा, यार लास्ट टाइम हमने ये डिसीजन लिया था, ये वाला हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस पे ये रिजल्ट आया था, क्या मुझे इस बार भी यही फॉलो करना है? द आंसर कैन बी यस, कैन बी नो, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो लगातार। मैं लो ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत अच्छी चीज और होती है, मैं सेकंड ओपिनियन के बारे में भी बात करता हूँ। लेट्स से मैं किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि सर आपके जो पीछे जो दांत हैं बेसिकली उसमें क्या हुआ है, उसमें कीड़े लग गए हैं या और भी किसी तरह के कोई दिक्कत हो गई, हमें वो दांत निकालने पड़ेंगे, राइट। अभी क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है? यही अंतिम रास्ता बचा है कि दांत निकालने पड़ेंगे? नहीं, मैं एक डॉक्टर के पास और जाऊंगा, वहां चेक करूंगा। उन्होंने कहा नहीं दांत तो नहीं निकालने पड़ेंगे, बट थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ी सी मेडिकेशन, थोड़े से एंटीबायोटिक, आप ठीक हो जाएंगे। सो जब आप सेकंड ओपिनियन की तरफ जाते हैं, क्या हर बार वो सही होगी? जवाब है हाँ हो सकती है, जवाब है ना नहीं हो सकती। बट एक ऑप्शन, एक रूम हमेशा सिक्योर्ड रखना कि मैं एक ओपिनियन और ले लूं, वो आपको हेल्प करता है, एंड दैट इज लोअर ओवर कॉन्फिडेंस। ये हमेशा हेल्पफुल रहता है। अब इसका इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात हमें इन्वेस्टमेंट की करनी है, राइट। एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने 3 तरह के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जो कि 23% का रिटर्न दे रहा है, एक 42% का रिटर्न दे रहा है, एक 36% का रिटर्न दे रहा है। अब आप बताइए इतने हायर रिटर्न्स पे ये जो मिस्टर ए हैं, इनके पास पोर्टफोलियो जो अगला अब जो इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा रिटर्न ये कमा रहे हैं, हो सकता है ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को चुन लें जिसमें वो इन जनरल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कहाँ देखने को मिलेगा? स्मॉल कैप फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, सेक्टोरल में, ऑफशोर फंड्स में। थीमेटिक फंड्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक थीम को फॉलो करना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम हो सकती है, एमएनसी एक थीम हो सकती है। सेक्टोरल में जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हो सकता है, फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर हो सकता है, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो सकता है। तो अभी एक सेक्टर स्पेसिफिक या थीम स्पेसिफिक जा रहे हैं, या ऑफशोर फंड्स का मतलब होता है विदेशी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क को वो बियर कर रहे हैं। एक भी इसमें से, चारों में से एक भी फंड ने अगर इनको नेगेटिव रिटर्न दिया तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इनके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इनको देखने को मिलेगा। तो ये अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को बहुत ड्रास्टिकली, बहुत बुरी तरह से ऑल्टर कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इनके पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न पे प्रभाव डालेगा, और वो नकारात्मक ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई भी एक अगर नेगेटिव हुआ, पूरा पोर्टफोलियो उनको उस केस में प्रभावित होता हुआ दिखेगा। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर, कि ये पता कैसे लगेगा, है ना? अब सबसे आसान बात पता है क्या है? ये सबसे अजीब बात कह सकते हैं हम, क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस को हम किसी भी दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं बहुत आसानी से, कि सर
ये ना बहुत मुझे लगता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है इस पॉइंट को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। अपने कलीग्स में हम पहचान लेते हैं, अपने दोस्तों में बहुत जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं इस वक्त, या इस वक्त ये ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। क्या हम खुद में देख पाते हैं ये? जवाब है ना। इन जनरल नहीं देख पाते। मैं आपको अपना ही खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक सेशन किया, उस सेशन में मुझे लगा कि बहुत अच्छा मैं बोला, बहुत सारे स्टेटमेंट्स अच्छे बोले, लोगों ने तालियां बजाई, राइट। बट मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी था कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के। वन ऑफ माय सीनियर्स, मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने आके मुझे बताया कि ये स्टेटमेंट शायद आपको यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, या इस तरह से बोलना चाहिए था। सो हमें ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत मुश्किल से, बट दूसरों में बहुत आसानी से आइडेंटिफाई इसको हम कर पाते हैं। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स के केस में आपको क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे ही आप उनसे पहला सवाल पूछोगे, सर आर यू ओवर कॉन्फिडेंट, सर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सर मुझे लगता है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता हूँ। फिर आप उनसे दूसरा सवाल पूछिए कि सर क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको आम तौर पे आम लोगों से ज्यादा पता है मार्केट के बारे में? तो वो कहेंगे हाँ सर ये बात तो है, ज्यादा तो पता है। इसका क्या मतलब? इट मीन्स ही और शी इज ओवर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये बात आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। मतलब मैंने सीधा किसी से सवाल पूछा आर यू ओवर कॉन्फिडेंट, तो जवाब आएगा ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कहेंगे कि आम लोगों से ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं आप मार्केट को, अगर जवाब आता है हाँ, इसका मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक बहुत एक विशेष लाइन है, वन लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ में नहीं आता कि जितने उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट, उनके लिए जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो बहुत साइलेंट किलर होता है। मतलब वो मार देगा आपको, वो आपकी बहुत सारी चीजों को खत्म कर सकता है समय के साथ। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है समय से, और इसका समाधान भी ढूंढना है। मिटिगेट कैसे करेंगे, इसका शमन कैसे होगा, इसका समाधान कैसे लाएंगे हम? बहुत सिंपल है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप देखिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे अगर मैंने एक विशेष इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, इसको लेने के बाद 1 साल बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, 2 साल बाद इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या वो ठीक होंगे, मेरे फेवर में है? अगर जवाब है हाँ, वेरी गुड। अगर जवाब है ना, तो इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसे और समाधान और कैसे बेहतर इसको किया जा सकता है, राइट। बी योर ओन डेविल्स एडवोकेट। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे मन में दो तरह के ख्याल आते हैं, हमें खुद को लेकर और पूरी दुनिया को लेकर। एक होता है बहुत पॉजिटिव ख्याल कि यार मैंने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, राइट। एक दूसरा ख्याल आता है कि कहीं मेरे जूते खराब तो नहीं है, मेरे जूते शायद साफ ना हो। या दूसरा ख्याल कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अगर मैं आपको बताऊं मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया और मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि यार ये इन्वेस्टमेंट शायद शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो अगर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये इन्वेस्टमेंट शायद शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा और काम कीजिए कि ऐसा क्यों लगा। सवाल पूछिए खुद से, ऐसा क्यों लगा कि ये शायद इक्विटी स्कीम्स हैं, 3 साल में रिटर्न शायद अच्छे आ सकते हैं, बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ओके, अगला सवाल, क्या इतना रिस्क लेना है? अगर जवाब आता है हाँ, वेरी गुड। अगर जवाब आता है ना, देन अगला सवाल पूछिए कि क्यों किया फिर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे आप जब नेगिंग करते हैं, इसको नेगिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो ऐसे मिटिगेट किया जाता है ओवर कॉन्फिडेंस को, राइट। ऐसे उसका शमन किया जाता है। अपने पास्ट डिसीजंस को देखिए, मैं यहाँ पे गलतियों की बात नहीं कर रहा कि आपने अपने बीते हुए समय में क्या क्या गलती की। डिसीजंस पे देखिए, क्या निर्णय लिया आपने, वो निर्णय क्या आपके फेवर में थे? निर्णय लेने के बाद क्या वो आपके फेवर में थे? अगर थे तो ऐसा क्या था जो आपके फेवर में था? अगर वो आपके फेवर में नहीं थे, नेगेटिव थे, नकारात्मक डिसीजन थे, या उनका प्रभाव या परिणाम नकारात्मक हुआ, तो फिर आपने उसके बाद उसको ठीक करने के लिए क्या किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवर कॉन्फिडेंस बायस को कम करने के लिए। बहुत शानदार तरीके से बेसिकली ये काम करेगा इसमें। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जिस पे हमने चर्चा की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ पर्सन, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए अपने फीडबैक्स के लिए, राइट। आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि सर अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो वो मुझसे अगर सीनियर है, मुझसे अगर बड़ा है, तो वो फीडबैक मेरे लिए काम का है।
अगर वो मुझसे छोटा है शायद वो फीडबैक मेरे इतने काम का ना हो, ऐसा नहीं है। आपके जूनियर्स आपको कई बार बहुत बेहतर फीडबैक देते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि फीडबैक कहीं से भी आए, मेक श्योर आप उस पर ध्यान दें। आपको लगता है कि नहीं इस फीडबैक पे काम करना चाहिए, डू वर्क ऑन इट, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो बहुत काम आता है। और हमारी ट्रेनर्स की लैंग्वेज में तो एक बात कही जाती है, इवन सिर्फ ट्रेनर्स की नहीं, हर फील्ड में लगभग ये बात कही जाती है कि फीडबैक इकलौते ऐसे एक चैनल हैं आपके पास जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्रोवाइजेशन के ऑप्शन देते हैं। खुद को बेहतर कैसे बनाना है उसके ऑप्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जब आप फीडबैक के लिए ओपन अप हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे अगली बायस के बारे में, उसको कहते हैं डिस्पोजिशन बायस। डिस्पोजिशन यानी कि स्वाभाविक जो खर्चे का एक स्वभाव होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ह्यूरिस्टिक क्या है, यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बेसिक समझ है कि जैसे ही किसी एसेट का या इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ता है, हम सोचते हैं कि हमें इसको बेच देना चाहिए क्योंकि हमने कुछ प्रॉफिट उस पर कमा लिया, कुछ प्रॉफिट उस पर बुक कर लिया। दूसरा, अगर उसका प्राइस गिरता है तो हमें लगता नहीं यार उसको बेचो, पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, शायद ज्यादा नुकसान ना बुक कर ले हम। क्या ये ठीक है? अब ठीक है या नहीं वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, बट ऐसा होता है, जवाब है हाँ, ऐसा आम तौर पे आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। यानी कि जब बढ़ रहा है तो हमें लगा प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वापस आ जाए। ऐसा होता क्यों है, डिस्पोजिशन इफेक्ट क्या होता है, कि क्यों असर करता है, वो उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि करंट मार्केट लेवल्स हैं ये, फॉर एग्जांपल एक्स प्राइस है किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी स्टॉक का। अब अगर प्राइस यहां से बढ़ा तो मैंने उसको बेचा, या मेरे मन में ख्याल आया कि इसको बेच देते हैं, बेच के क्या होगा सर, सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर, सिंपल, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा बेचा क्यों? अगर सवाल ये पूछा जाए क्यों बेचा, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस एक्स से और x+2 तक पहुंचा है, ये हो सकता है वापस एक्स पर आ जाए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, जैसे ही प्राइस नीचे गया तो मैंने नहीं बेचा, मैंने होल्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये प्राइस वापस ना, x-2 हुआ है, ये शायद वापस x पर आ जाएगा, तो मैं इसको तब बेचूंगा या प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये जो रिवर्सल का हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें जो ऐसी आशा है कि ये शायद बढ़ जाएगा, शायद घट जाएगा, ये जो रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है वो हमें बेचने पर और ना बेचने के लिए, होल्ड करने के लिए मजबूर करती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ऐसे सिचुएशंस क्यों हमारे साथ हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमेशा आमतौर पे कि जो प्राइस है, आमतौर पे लोगों का इरेशनल जो बिलीफ होता है वो ये है कि सब प्राइस हमेशा रिवर्स आएगा। अगर बढ़ रहा है वो वापस नीचे आएगा, जो नीचे जा रहा है वो वापस ऊपर आएगा। क्या हर बार ऐसा देखने को मिलेगा? जवाब है ना, आमतौर पे या अमूमन ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, शॉर्ट टर्म में शायद ऐसा हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश आपको करनी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो जो फायदे हैं वो नुकसान से बहुत डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 30% या 40% का प्रॉफिट हुआ है तो वो शायद उसको इतना अच्छा उसका स्वागत ना करे, उसको इतना अच्छा फील ना हो। लेकिन अगर उसको वही उसी व्यक्ति को 40% का लॉस हो जाए, 40% का लॉस हो जाए, तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस को बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, राइट। जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं समय के साथ, एक्सपीरियंस मतलब मेरा क्या अनुभव रहा मार्केट को लेकर के, मेरा अनुभव ये रहा कि सर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख जाएगा। शॉर्ट टर्म में वो हो सकता है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो, ऊपर नीचे जाए, थोड़ा नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। बट इन लॉन्ग रन वो रिटर्न पॉजिटिव आपको देखे जाएगा। ये मेरे खुद के अनुभव है, राइट। अब ये समय के साथ अनुभव में आया है मार्केट में, क्योंकि मैंने इतना समय लगाया है, 9-10 साल मैंने लगाए हैं, 12 साल मैंने लगाए हैं। हो सकता है किसी को उम्र के साथ ये चीज आई है। दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं और इसका उल्टा भी हो सकता है। उम्र में बहुत बड़े व्यक्ति को हो सकता है मार्केट की इतनी समझ ना हो, और उम्र में एक छोटे व्यक्ति को हो सकता है मार्केट की समझ हो, तो उसके वैसे जवाब हो सकते हैं, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आमतौर पे ऐसा देखने। अच्छा, यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है, ओल्डर इन्वेस्टर्स आर लेस इफेक्टेड देन यंग इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे टर्म है यंग इन्वेस्टर्स, राइट। तो ओल्डर इन्वेस्टर्स हो सकता है उम्र में कम उम्र का हो, जैसे एक 35 साल का व्यक्ति जो कि 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक 40 साल का व्यक्ति जिसने 5 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा बेहतर इन्वेस्टर है? जो 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
डिस्पोजिशन इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आपको बढ़ती हुई मिलेगी। जैसे मैं लगातार खरीद रहा हूँ, लगातार बेच रहा हूँ, जल्दी जल्दी खरीद रहा हूँ, जल्दी जल्दी बेच रहा हूँ, तो उससे जो डिस्पोजिशन इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं मैं उसको प्रॉफिट बुक करके बेच देता हूँ, जो घट रहे हैं मैंने उनको रखा हुआ है अपने पास कि सर हो सकता है ये वापस रिवर्सल अपने प्राइस पे और तब मैं इसको बेचूंगा या तब मैं उसको बेचने के बारे में सोचूंगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। देन इट इज हायर ड्यूरिंग बुल मार्केट्स, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब ये ज्यादा देखने को मिलता है, लोगों को लगता है कि शायद मार्केट फिर से रिवर्स नीचे आएगा, राइट। ये आपको आमतौर पे ऐसे सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये दूसरा डिस्पोजिशन बायस था जिस पे हमने चर्चा। तीसरा है फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्यूचर ओरिएंटेशन का आसान भाषा में मतलब है कि मैं अपने भविष्य को लेके कितना सजग हूँ, कैसे विचार मेरे मन में हैं उसको लेकर के, राइट। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दो तरह के ओरिएंटेशन होंगे फ्यूचर के, एक होगा लो फ्यूचर ओरिएंटेशन, एक होगा हाई फ्यूचर ओरिएंटेशन। और हम सीधा बात करेंगे आपके वित्तीय जीवन पर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर। तो लो फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक मिस्टर ए है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए कि सर मेरी बिटिया अभी 4 साल की है, 2 साल की है, और जब ये 18 साल की होगी तो इसके कॉलेज के लिए हमें फीस के लिए जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 5,000 रुपये या 8,000 रुपये की एक एसआईपी आज स्टार्ट कर दी। 3 साल इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल इन्वेस्टमेंट के बाद इनको लगाया कि मार्केट में एक नई गाड़ी आई है, एक नई कार आई है, और वो कार उनको लगा कि यार ये डिस्काउंट पे भी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे रही थी, राइट। अभी वर्तमान में है या नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं, बट पहले शुरुआती दौर में कुछ दिया गया था। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये अपॉर्चुनिटी ये है कि इसको अभी खरीद लेते हैं तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देगी, सस्ती भी पड़ेगी हमें। तो इन्होंने क्या किया, अपना वो जो इन्वेस्टमेंट था अपनी बिटिया के हायर एजुकेशन का, उसको वहां से विड्रॉल किया और वो गाड़ी खरीद ली, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये फ्यूचर ओरिएंटेशन जिस उद्देश्य के लिए अपनी बिटिया की हायर एजुकेशन के जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये उसमें थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दिखाई, विच इज नॉट गुड, जो ठीक नहीं है। तो इसको कहते हैं लो फ्यूचर ओरिएंटेशन इन फाइनेंशियल लाइफ। हाई फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या होगा, सेम सिचुएशन, सेम व्यक्ति एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी बिटिया के हायर एजुकेशन के लिए, दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको 3 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा लगा कि यार एक मार्केट में एक गाड़ी आई है जिसमें थोड़ा सा आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, राइट। थोड़ी सी उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि शायद ये सब्सिडी अगले 2 सालों तक मिल सकती है। तो उन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एक नई एसआईपी स्टार्ट की, या फैमिली में जो किटीज होती हैं वो किटी एक स्टार्ट कर दी, और उसको इन्वेस्टमेंट को करके 2 साल के बाद उन्होंने वो कार खरीद ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था, उसको टच करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हैं। और जब तक आपके निर्णय, आपके जो जो भी आपने निर्णय लिए हैं अपने फाइनेंशियल्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, या जीवन में किसी भी तरह का, अगर आप उस पर अडिग नहीं है, उस पर आप स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर शायद वो आपको वैसा परिणाम ना दे जैसे कि आप अपेक्षा करते हैं, राइट। जैसा आपको एक्सपेक्टेड है शायद वो वैसे रिटर्न्स आपको यहाँ पे ना दे। सो फ्यूचर ओरिएंटेशन बेसिकली क्या बात करता है कि आप किस एक्सटेंट तक, यानी कहाँ तक आप अपने भविष्य के बारे में सोच पाते हैं। जैसे मैं वर्तमान में सोचता हूँ अपने रिटायरमेंट के बारे में, तो अगर मैंने वर्तमान में अपने रिटायरमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट किया है और 5 साल बाद मुझे एक नई गाड़ी कोई पसंद आ जाए, या 10 साल बाद मुझे एक नया घर खरीदना है, अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करके ये कर रहा हूँ, तो टेक्निकली मैं अपने भविष्य को ज्यादा लंबा नहीं देख पा रहा, मैं बहुत शॉर्ट साइटनेस में, या बहुत कम ज्यादा दूरदर्शी बेसिकली मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा उसमें, राइट। फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फ्यूचर भविष्य में आने वाले जो परिणाम है उसको एंटिसिपेट करना, क्या कोई कर सकता है, जवाब है ना। बट आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि अच्छा मैंने आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, एक मैंने 10,000 की एसआईपी की है, 10 साल बाद मेरा जो प्रिंसिपल है वो 12 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं 12% या रिटर्न से लगाऊं तो लगभग एक्स अमाउंट हो जाएगी, फिर मैं ये चीजें कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको अभी विड्रॉल कर लेता हूँ तो ये चीजें होंगी, इतना ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो कांस्टेंट, लगातार जो आप एंटिसिपेट करते हो उसको, वो हमें शायद नहीं करना चाहिए, बट वो आपको फ्यूचर ओरिएंटेशन में देखने को मिलेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पेन से लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए इसको, वर्ड्स में, अच्छे अच्छे वर्ड्स में हाईलाइट करके। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले, मेक श्योर
कि आप उसको नोट डाउन करें, कहीं पे उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस में। शुरुआती दौर है, आपको प्लानिंग जरूर करनी है किसी भी चीज पे एक्शन लेने से पहले, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, राइट। अब अगर हम मैं बात करूँ फ्यूचर ओरिएंटेशन की, तो आपका लेवल ऑफ पेशेंस जो है वो बताएगा कि किस तरह से आपका जो सब्र करने की जो क्षमता है, वो बताएगा कि आप कितने लंबे समय तक उसको होल्ड कर पाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को रख पाते हैं। आप कितने डेलिबरेट हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखने पर, राइट। आप अपनी सेविंग्स यानी अपनी बचत और अपने स्पेंडिंग, अपने खर्चों में कितना फर्क कर पाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग जो भी इनकम आती थी उसका एक पार्ट बचा करके पहले रखते थे सेविंग्स के नाम पर, उसके बाद जो बचता था उससे अपने खर्चे पूरे करते थे। अभी उल्टा है। अभी जिसको हम जेन जी बोलते हैं, राइट, जनरेशन जी, वो क्या करते हैं, वो पहले खर्चे पूरे करते हैं, फिर कुछ बचेगा तो सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा करेंटली देखने को मिलता है, राइट। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ बायस पे, वो है फाइनेंशियल मास्टरी या वित्तीय मास्टरी, जिसको आप कह सकते हैं। बहुत टॉप लेवल आप उसको कह सकते हैं कि सर मुझे बहुत कुछ पता है अगर फाइनेंस के बारे में, तो उसको फाइनेंशियल मास्टरी आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल मास्टरी पे चर्चा शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल कि मास्टरी कैसे की जाती है किसी भी चीज पे, राइट। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी काम में अगर आपको मास्टरी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, डू इट ऑन डेली बेसिस। रोजाना 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, बट रोज कीजिए। तो उसमें आपको देखेंगे आप 30 दिन में, 25 दिनों में आपको जो रेगुलरली उस पर मास्टरी होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं है, राइट। मान लेते हैं कि मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं, बट मैंने रोजाना 5 मिनट से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं डेली एक पेज पढ़ता हूँ रोज। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद मैं शायद 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज मुझे पसंद आने लग जाए पढ़ना, और मैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, राइट। दूसरा, सेम टाइम पे कीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी, अगर आप अच्छे एथलीट से अगर बात करेंगे या किसी बॉडी बिल्डर से आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर कैसे मतलब मेंटेन कर, तो आपको एक सिंपल एक आइडिया देगा, जिसको मैं सम अप करके बेसिकली बोलता हूँ डिसिप्लिन। रोज एक समय पे उठना, उसी समय पे उठना, जो भी आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, लेट्स से मुझे 20 मिनट डेली वर्कआउट करना है, तो मैं 20 मिनट डेली उस केस में आ सकता हूँ, राइट। वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को इस केस में मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इस केस में, राइट। अपने एम्स को छोटे छोटे बैचेस में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मुझे 10 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। मैं शुरुआत करूंगा 1 किलोमीटर से, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, शायद मैं उसके बाद आगे उसमें बढ़ सकता हूँ। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो भी आपने स्टार्ट किया है काम करना, कोशिश करें कि उसको आप रेगुलरली चेक करें। चाहे आप वीकली चेक करें, चाहे आप मंथली चेक करें। जैसे मैं जब वेट लॉस जर्नी पे अपनी था, तो मैं हर वीक, हर हफ्ते चेक करता था कि मेरा वजन कितना कम हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ गया, अगर वो बढ़ा तो क्यों बढ़ गया, मैंने ऐसा क्या खाया पूरे वीक में, इसका भी मुझे यहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। ट्राई नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है मैं लगातार सोचता नहीं हूँ, मतलब बहुत नहीं सोचता। जैसे जब मैं वजन कम कर रहा था अपना, तो मैं लगातार सोच रहा था कि यार अच्छा इतना कम हो जाएगा क्या, इतना कम हो जाएगा क्या। या जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहते हैं अच्छा मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, इसमें इतने परसेंट मैंने रिटर्न कमाया, उसकी वैल्यू ये हो गई। लगातार कॉन्स्टेंटली उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक्शन का वर्क नहीं होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप कुछ एक्शन उस पर ले पाए। जो भी आप करते हैं, बी पैशनेट अबाउट इट। अगर आप पैशनेट नहीं है तो बस वो काम हो रहा है, राइट, उस काम में आपको मजा नहीं आ रहा, उस काम के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे शायद उतने अच्छे ना हो। जैसे मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फाइनेंस में है। कुछ लोगों का अंदर से बस मन है कि लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना है, बस उनका रिटायरमेंट शानदार होना चाहिए, लोगों का पैसों की कमी ना हो, बस उनका ये मन है। तो वो उसी हिसाब से प्लानिंग करवाता है। तो आप देखेंगे उनके प्लानिंग करवाने में द वे दे स्पीक, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो कंसल्टेशन करते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ नौकरी कर रहा है, या बस नौकरी को इसलिए कर रहा है कि तनख्वाह आनी है हर महीने, बहुत फर्क पड़ता है इसमें, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस पर आप मास्टरी चाहते हैं, आपके साथ आपके दोस्त हों, आपके कोई आसपास नेबर हों, जिससे कि आप रेगुलरली उनके साथ एक काम कर पाए, तो उसमें बहुत हेल्प होती है। एक सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को यहाँ मिलेगा। फाइनेंशियल मास्टरी क्या होती है, सिंपल मतलब है सर,
फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप चाहते हो, राइट, आप चाहते हो वित्तीय रूप से या पैसों के रूप में आप थोड़ा सा बहुत स्ट्रांगली फील करो, मजबूत फील करो, आजाद फील करो, तो आपको फाइनेंशियल मास्टरी आपको आनी चाहिए। बेसिकली फाइनेंस आपको समझ में आना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट होता है, आपकी जो सेविंग्स की एबिलिटी है वो कैसी है, राइट, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में आप कितने सीरियसली सोच पाते हो, तभी वो हेल्प करेगा। अदरवाइज वो इतनी ज्यादा हेल्प आपको इस केस में नहीं कर पाएगा। तो ये समझ जब आपको आ जाए कि जो भी इनकम है उसका एक पार्ट मुझे सेविंग्स में लगाना है, बचे हुए से मुझे अपने खर्चे पूरे करने हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं अपने खर्चों को कम करूं, जो मैंडेटरी है, जिनको कम नहीं किया जा सकता उनको वैसा ही रखें, जिनको कम किया जा सकता है जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में विचार करें और उसको बेहतर कर लीजिए आप, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा? तो सिंपल है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। आपके पास अनुशासन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने सारे खर्चे कट कर दिए हैं और अब मैं बस सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे खर्चे मैनेज करता हूँ, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं मेरे, जो होने ही होने हैं, नेसेसिटीज हैं मेरी। उसके बाद जो वेरिएबल एक्सपेंस है, यानी कि मैं महीने में अगर 4 बार बाहर डिनर करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार शायद 3 बार हम करना स्टार्ट कर दें, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा पैसे बचा पाऊँ। क्या हर बार करना है? जवाब है ना, हर बार नहीं करना। जब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे एक स्पेसिफिक गोल के लिए कुछ काम करना है, तो एक्स्ट्रा आप उसको ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से वो अचीव किया जा सकता है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है धन को बनाना, धन का सृजन करना, राइट। सृजन कैसे होगा? जब आप उसको कमा के उसको इकट्ठा करेंगे, बचाएंगे, राइट। तो ये उम्र के शुरुआती दौर में वेल्थ क्रिएशन किया जाता है। जैसे आप जब 20-22 साल से 23 साल से आप कमाना शुरू करते हैं, तो वो स्टेज 35-40 तक वेल्थ क्रिएशन की होती है, राइट। 40 के बाद चीजें स्टेगनेंट हो जाती हैं, स्टेबल, मतलब अब ठीक है, अब इनकम भी ठीक आ रही है, कोई ऐसी खास समस्या भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर भी आपने एक बना लिया है, गाड़ी भी आपने एक ले ली है। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन आपका काम करता है इस पूरे मूवमेंट में। शुरुआत में अमाउंट कम जाता है, बाद में अमाउंट ज्यादा आता है। फिर जब आप 50 की उम्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर आपको वेल्थ क्रिएशन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको जो कमाना था मैक्सिमम आप कमा चुके हो। और अब आप ध्यान देते हो वेल्थ प्रिजर्वेशन पर, यानी उसके संरक्षण पर, कि कैसे मैं उसको संरक्षित करूं। तो यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा आएंगे, क्या इसकी लालसा है आपको? जवाब है ना। यहाँ पे आपको 7-8% भी रियल रेट अगर आपको आ रहा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, सो यू आर गुड, आप हैप्पी हो उससे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। 5 स्टेजेस हैं फाइनेंशियल मास्टरी के जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ट्रेन अ बजट। देखिए इसको ना 5 स्टेजेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल पर्पस, ये पर्सनल पर्पस के लिए भी बहुत काम आता है। तो सबसे पहले एक बजट बनाएं, हर महीने का एक बजट तैयार करें आप, राइट। और उस बजट को आप फिर देखें कि जो बजट आपने आज बनाया 1 तारीख को, 31 तारीख को, फिर आप उसको चेक करें कि आपने जो एस्टिमेट किया था, आपने जो अनुमान लगाया था, क्या उतना ही खर्चा हुआ है? अगर जवाब है हाँ तो वेरी गुड, उससे कम हुआ है तो बधाई हो, उससे ज्यादा हुआ है तो देखें ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे ज्यादा हुआ है, जहां पे थोड़ा सा उसको ठीक किया जा सकता है। तो रेजिलियंस पे आप ध्यान दें, उसमें कितना लचीलापन है उस बजट में, उस पे आप ध्यान दें। मनी वर्कर्स, बेसिकली फैमिली में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस पे आप उसके अकॉर्डिंगली जब पहला बजट बनाएंगे तो उससे आपको पता एक आइडिया लग जाएगा। इमोशंस पे ख्याल रखें, जैसे मैंने अभी हाल ही में 2 नए ब्लेजर लिए हैं, लेकिन दिवाली आ रही है, मुझे लगा, मैं बाहर गया शॉपिंग करने के लिए, मुझे लगा नहीं यार ये ब्लेजर तो अच्छा लग रहा है, मैंने वो भी खरीद लिया। तो मुझे आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को और अपने इमोशंस को अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए, उसमें अगर अंतर आप कर पाए, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आता है, राइट। एंड बी अवेयर ऑफ साइलेंट किलर्स, थोड़ा सा बच के रहें। सारे साइलेंट किलर्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में अभी तक चर्चा की है। सिचुएशनल बिलीफ, जो कि फिफ्थ हमारा बायस है, वो क्या है? सिचुएशनल बिलीफ, या जिसको हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक मोमेंट कि व्यक्ति का परिस्थिति के हिसाब से जो विश्वास बनता है। तो आप सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें, वर्तमान में मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसको आप देखें, उसको आइडेंटिफाई करें। फिर देखें कि योर ओवर कॉन्फिडेंस इन अटेनिंग योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, कि सर मेरा जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल गोल है, क्या मैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, या मुझे लगता है मैं उसको पूरा कर लूंगा, या कैसे वो पूरा होगा। तो जब बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे सिचुएशन बिलीफ की आती है, कि जब आपको वर्तमान की स्थिति अपनी बेहतर पता है,
फाइनेंशियल सिचुएशन आपको वर्तमान की अगर अपनी अच्छे से पता है तो आप बहुत बेहतर प्लानिंग कर सकते हो अपने फ्यूचर की। वो बेसिकली बहुत काम का है एंड बहुत फैंटास्टिकली वर्क करता है उस सिनेरियो में। देन बात आती है लो एंड हाई सिचुएशनल बिलीफ, क्या होते हैं ये। लो सिचुएशन बिलीफ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर मोटिवेशन कम है, बहुत ज्यादा हम काम करने के लिए या उसके लिए मोटिवेटेड नहीं है, राइट। एक्शंस नहीं ले रहे हैं हम, बस हाँ सोच रहे हैं ठीक है एक नई गाड़ी खरीदनी है, एक नया घर बनाना है, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, अभी तो नहीं है इतना मन, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है आपके पास उतना, राइट। इनएप्रोप्रिएट रिस्क ले रहे हैं, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, बहुत कम रिस्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आइडिया ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करना क्यों है, अब वो नहीं पता क्यों करना है, तो फिर सिचुएशंस नहीं होती थी। तो ये आपको लो सिचुएशनल बिलीफ में देखने को मिलेगा। हाई सिचुएशनल बिलीफ में क्या होगा, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट। लाइकवाइज मुझे पता है नेक्स्ट 5 years आई मेक माई ओन हाउस, राइट। इन नेक्स्ट 3 years और मे बी नेक्स्ट ईयर आई बाय माई ओन कार। समवन एल्स, कोई और उसमें सोच रहा है कि सर मैं एक नई गाड़ी खरीद लूंगा नेक्स्ट ईयर, या मैं एक नया घर बना लूंगा अगले 3 सालों में, 5 सालों में। सो वी जस्ट हैव टू टेक केयर फॉर दैट। तो इसका हमें ख्याल इस केस में रखना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो हमारे लिए बहुत काम का है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपके पास प्लानिंग है उसको कहीं लिखें। लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिखना। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, वो हर पॉसिबल तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस केस में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो हम सबको पता होने चाहिए, जिससे हम काम करेंगे, राइट। इसके बाद डिफरेंसेस क्या होते हैं ये समझते हैं। सिचुएशनल बिलीफ में ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिचुएशनल बिलीफ या हाई सिचुएशनल बिलीफ विद हाई ओवर कॉन्फिडेंस बहुत नुकसानदायक हो सकता है, राइट। और हाई सिचुएशनल बिलीफ विद लो ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदेमंद चीजें देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा भरोसा करना परिस्थितियों पर, उसके हिसाब से आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, दिक्कत कर देगा आपके लिए, क्योंकि आप वर्तमान को देखकर ही सिचुएशन पे एनालिसिस कर पाएंगे। वर्तमान को देख के अगर आप लो ओवर कॉन्फिडेंस में, यानी कि आप क्वेश्चन करते हैं, आप सवाल पूछते हैं लगातार अपनी स्थितियों पर, तो वो ज्यादा हेल्पफुल इस केस में रहता है। बिलीफ परसिवियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि मेरे जो खुद के विश्वास हैं वो कैसे हैं, मैं कैसे उस पर लगातार अड़ा हुआ रहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है लोगों में। लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो मुझे पता है मुझे बहुत बेहतर पता है, राइट, और मुझसे बेहतर किसी को भी इस बारे में नहीं पता। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सर मुझे बहुत बेहतर पता है, और मैं उसके आपके सामने उसके 4 नेगेटिव सिनेरियो भी ला के रख दूं, तो भी आप उसको नहीं मानेंगे। इस सिचुएशन को बोलते हैं बिलीफ परसिवरेंस। ये बहुत खतरनाक होती है, और जब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर लें इसका सोल्यूशन जरूर निकालें। दो सिचुएशंस में डिफरेंस है। एक होता है कंफर्मेशन बायस, जैसे मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मारुति की ब्रेजा जो है वो खरीद लूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि यार मुझे बताओ ना कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, उसका एवरेज ठीक होना चाहिए, फैमिली मेरी थोड़ी सी बड़ी है, सामान बूट स्पेस हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो उस केस में वो उसने भी मुझे बोल दिया कि ये ब्रेजा देख सकते हैं। तो अभी ये कंफर्मेशन आ रहा है, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कि मुझे कहीं और से भी वही जवाब मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो कंफर्मेशन बायस है। बिलीफ परसिवरेंस बहुत डिफरेंट है। बिलीफ परसिवरेंस का मतलब होता है कि मैंने पहले से ही मन में विचार बना लिया है कि मैं मारुति ब्रेजा खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे दोस्त कहेंगे नहीं इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, आप दूसरी गाड़ी देख सकते हो उस प्राइस पॉइंट पे या उससे थोड़े से ज्यादा प्राइस, मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ। उसको कहते हैं बिलीफ परसिवरेंस। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिलता है। मैं सोच रहा हूँ मैं इक्विटी स्कीम्स में जाऊं, मेरे को किसी दोस्त ने बोल दिया, मैंने उससे पूछा कि मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ रिटायरमेंट प्लान, तो उसने कहा इक्विटी स्कीम्स में जाऊं। कंफर्मेशन बायस क्लियर। अभी मेरा विचार है मैं इक्विटी स्कीम्स में ही जाऊंगा, जाना मुझे 3 साल के लिए है या 2 साल के लिए है। मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं इतने शॉर्ट टर्म में नहीं जाना चाहिए इक्विटी में। बट मैं नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग हैं, उसको बिलीफ परसिवरेंस कहते हैं, राइट। अफेक्ट्स क्या होंगे इसके, पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव एग्जांपल्स क्या है, एक स्टूडेंट है, अ, वो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में, बट उसको लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर शायद 80% के बेंचमार्क को अचीव कर लेगा, 80% नंबर उसके आ जाएंगे। अभी उसके 60-65 आते हैं, राइट, 70 तक वो ले आता है। तो वो मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, वो फेल भी हो रहा है, उसके नंबर कम भी आ रहे हैं, बट फिर भी वो लगातार मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जो बिलीफ है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एक शेफ है, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बट फिर भी जब वो खाना सर्व हुआ तो उसमें कुछ नमक कम रह गया,
उसमें कुछ एक मसाला शायद कम रह गया, या उसमें उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती थी, थोड़ी कम की जा सकती, तो इसको पॉजिटिव बिलीफ कहा जाता है। मतलब आप पॉजिटिवली उस चीज को लेकर। नेगेटिवली क्या है? सब मैं ड्राइव करता हूँ, बहुत तेज चलाता हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा फास्ट एंड फ्यूरियस का राइडर हूँ, ड्राइवर हूँ, राइट, बट एक्चुअली वो रैश ड्राइविंग है। तो ये बहुत डिफरेंस है, बहुत फाइन लाइन है डिफरेंस की, ये आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो इसका नेगेटिव एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ बिलीफ परसिवरेंस, सबसे पहला, मेरा खुद का प्रभाव मेरे बारे में, मेरा इंप्रेशन मेरे बारे में क्या है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत बेहतर बोलता हूँ, मतलब मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता, राइट। मेरा सामाजिक प्रभाव क्या है, सोशल इंप्रेशन कैसा है, वो आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेव थ्योरीज। नेव थ्योरीज का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि अनुभवहीन सिद्धांत। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे को लगता है, जैसे मैंने कभी कायाक ही नहीं चलाई, एक बोट होती है सिंगल बोट, मैंने कभी नहीं चलाई, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी चलाऊंगा, अब मैं चलाने गया, मैं गिर गया, राइट, मैं पानी में गिर गया। तो इसको बोलते हैं नेव थ्योरीज। कोई अनुभव नहीं है, बट फिर भी वो सिद्धांत मैंने अपने मन में बना रखे हैं। तो ये इमेजेस आपको समझनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। कुछ सवाल आपको पूछने पड़ेंगे खुद से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल खुद से पूछना। मैं अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या वो क्षमताएं मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत हैं या कम है? अगर कम है या ज्यादा है तो वो कैसे हैं, क्या कारण है ऐसी सोच का, राइट। मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी एजम्पशंस क्या है। जैसे मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उनके बारे में, वो अगर बहुत अच्छा बोले तो मुझे लगता है ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत जानकार व्यक्ति लगते हैं, राइट, या बहुत कम जानता है ये मुझसे। तो ये मैं लोगों के बारे में किस तरह के थॉट प्रोसेस अपने मन में ला पाता हूँ, राइट। ये ख्याल आए कहाँ से? जैसे हम सबको आदत है, अगर वैसे बेसिकली हमारी जनरेशन मिलेनियल्स को तो ये आदत है कि कोई भी कागज का टुकड़ा का हमें गिरा हुआ मिल गया तो वो हमने उठाया और उठा के माथे से लगाया। क्यों? हम कहेंगे ये विद्या है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब हमें इंटरनलाइज करवाया गया है, शुरुआत से, बचपन से हमें सिखाया गया है, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि कागज जो है वो विद्या होती है, उसे उठाइए और तो कहाँ से आया ये बिलीफ? ये आया स्कूल से, ये आया फैमिली से। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी बिलीफ सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ, राइट। जो भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ या लोगों के बारे में सोचता हूँ, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ठीक है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ठीक है? अगर हाँ, वेरी गुड। अगर जवाब है ना, तो इस पे मुझे ख्याल करना पड़ेगा कि कैसे उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ चीजों को लेकर के, राइट। और दूसरा, व्हाट एक्सपीरियंसेस हैव आई हैड द काउंटर दिस बिलीव्स। तो मेरे पास और क्या अनुभव है जिससे मैं इन बिलीव्स को काउंटर कर सकूं, इनको ठीक कर सकूं, बेहतर कर सकूं। तो ये क्वेश्चंस जब आप अपने आप से पूछते हो, तो आप सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टर नहीं, एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक बेहतर इंसान भी अपने आप में आप बन पाते हो, अगर आप इन सवालों को ठीक से, सही से इनके पूछ करके और इनका जवाब अपने आप से ले पाते हो, राइट। बिलीफ परसिवरेंस को कैसे डिफीट, कैसे हराया जाएगा, कैसे डिफीट किया जाएगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, स्वीकार्यता। आप स्वीकार कर पाए कि हाँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। फिर आप बदलावों को अडेप्ट कर पाए, राइट। जब आप अपने अंदर बदलावों को स्वीकार कर पाते हैं और बदलावों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो आप अपने आप में बहुत बेहतर रेगुलरली होना शुरू हो जाते हैं, राइट। अपने तजुर्बों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड ना हो। अब कोई कहेगा नहीं सर, तजुर्बों से ही तो इन्फ्लुएंस्ड हुआ जाता है। देखिए, हो सकता है किसी व्यक्ति ने लॉकडाउन के वक्त या उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, लॉकडाउन के जस्ट बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू किया। अब उसके सारे डिसीजन सही हो रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। उसको लगता है कि यार मेरा तो मतलब बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। अब उसने उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, देन मार्केट गोज डाउन, राइट, या करेक्शन आया थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा लॉस हुआ। या लॉकडाउन से जस्ट पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को बहुत लॉसेस देखने को मिले। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट तजुर्बे लोगों को देखने को मिले। तो क्या इससे इन्फ्लुएंस होना है? जवाब है ना। आपको और अपने आसपास चीजों को एनालाइज करना है और विश्लेषण करना है, फिर उस पर आगे डिसीजंस लेने हैं। लोगों की ओपिनियंस, यानी अपने आसपास लोगों की ओपिनियंस थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, इट विल हेल्प। ये बहुत काम आती है, बहुत हेल्पफुल होती है। खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या इस तरह का इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, या मुझे अपने क्लाइंट को इस तरह के इन्वेस्टमेंट बताने चाहिए, क्या मुझे इस तरह के सवाल पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, बी स्टर्न विद योरसेल्फ, यानी कि खुद पर थोड़े से कठोर आप रहें,
थोड़े से डिसिप्लिन रहें, इट विल हेल्प। डिसिप्लिन रहना अपने आप पे, थोड़े से जब आप कठोर रहते हैं तो दुनिया थोड़ा सा आप पे बेहतर व्यवहार के लिए आगे बढ़ती है, राइट। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस 3.0। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जितना भी बेस्ट पॉसिबल चीज हिंदी में कोशिश की जा सकती थी शब्दकोश के शब्दों के साथ, मैंने कोशिश की है कि उसको और बेहतर बनाया जा सके, राइट। एंड थैंक यू सो मच everyone for your patience. Thank you once again.